नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर देश की सियासत सरगर्म है। खासकर सदन के अंदर दो स्पष्ट खेमे नजर आ रहे हैं। विपक्ष ये प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है कि ये बीजेपी का मुस्लिम विरोधी एजेंडा है, उसका प्रतीक है। नए कानून बनाना और पुराने कानून में संशोधन किसी भी सरकार का संवैधानिक अधिकार है, पर सवाल जब नियत पर सीधे सीधे उठने लगे तो तिल का ताड़ बनते वक्त नहीं लगता। क्या वक्फ का मुद्दा भी सीएए की तरह तूल पकड़ेगा और क्या बीजेपी सरकार का यह कदम उसे मुस्लिमों से और भी दूर कर देगा? उसके अलावा जो ये संशोधन के तहत प्रावधान किए गए हैं, क्या इसको लेकर विपक्ष के विरोध के साथ साथ जमीन पर भी विरोध देखने को मिलेगा? प्रावधान की वजह से क्या वक्फ की असीमित ताकतों में कमी आएगी? कई सारे सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। चार अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और ये देखिए कि क्या कुछ पेश किया जा रहा है संशोधन बिल में और उस पर क्या प्रतिक्रियाएं सियासी तौर पर अब तक आई हैं। देश में वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम करके इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया। इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है। साल 2013 के संशोधन से वक्फ बोर्डों को असीमित अधिकार मिले थे। संशोधित बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत और हैसियत कम करने जा रही है। इस बिल के जरिए देश के वक्फ बोर्ड्स की पूरी प्रक्रिया जवाबदेह और पारदर्शी बनाना चाहती है। पूरा जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होते ही हंगामा मच गया। विपक्षी पार्टियों ने बिल का विरोध किया है। उन्होंने इसे भेदभाव करने वाला बिल बताया। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। The constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. This is Article 26 of the Constitution, sir. This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. ये जो वक्फ का विधेयक है, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का है, देश की जनता को गुमराह करने का है और केवल भ्रम पैदा करना है और सरकार की नाकामी को छुपाने का बिल है। इसमें कहीं भी कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं नज़र आता जिससे हम ये कह सकें कि ये वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करता हो। दरअसल इस बिल को लेकर विवाद का सबसे बड़ा बिंदु वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। साल 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की मंजूरी दी गई। देश में कुल वक्फ बोर्ड के पास फिलहाल 8 लाख एकड़ जमीन है। साल 2009 में यह संपत्ति 4 लाख एकड़ हुआ करती थी। इन जमीनों में ज्यादातर हिस्सों में मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान है। अचल संपत्तियों के लिहाज से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड देश में रेल और सेना के बाद तीसरे सबसे बड़े जमीन के मालिक हैं। संशोधन बिल के जरिए इन अधिकारों को कम करने की तैयारी केंद्र ने कर ली है, लेकिन विरोध भी जमकर हो रहा है। ऐसे में क्या वक्फ का मुद्दा भी सीएए की तरह तूल पकड़ेगा और क्या बीजेपी सरकार को यह कदम उसे मुस्लिमों से और दूर कर देगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो वक्फ बोर्ड में संशोधन, उसके कानून में लिखकर संशोधन को लेकर बिल पेश कर दिया गया है। जो इससे पहले कानून का नाम था, उस कानून का नाम भी बदलने की तैयारी है। सरकार की तरफ से केंद्रीय कानून मंत्री ने बिल पेश करते हुए यह कहा कि संवैधानिक तौर पर जो भी कुछ भी अनुच्छेद हैं उसमें कहीं कोई उल्लंघन इस संशोधन में नहीं हो रहा है। तो विपक्ष का यह साफ तौर पर कहना है कि यह सीधा सीधा फंडामेंटल अटैक है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। देश में मुसलमानों को और हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है, यह विपक्ष का आरोप लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हमने आंकड़ों के जरिए भी आपको दिखाया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के मामले में अगर बात करें तो देश में तीसरी सबसे बड़ी संपत्तियों का मालिक वक्फ बोर्ड है। देश भर में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, हर राज्य का अपना एक वक्फ बोर्ड होता है, इसलिए आज से 32 वक्फ बोर्ड हैं और इनके पास असीमित ताकत है। इन्हीं ताकतों को कम करने के लिए और अलग अलग तमाम जो वर्ग हैं मुस्लिमों के भीतर भी, उनको प्रतिनिधित्व देने के मकसद से संशोधन लाए गए हैं। बहरहाल बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। तौकीर रजा साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में फिरोज सिद्दीकी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। तौकीर निजामी जी हैं जो कि AIMIM से भी जुड़े हैं लेकिन मुस्लिम स्कॉलर के रूप में आज हमारे साथ में हैं। साथ ही हमारे साथ में हाजी हसन अहमद साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, लखनऊ से आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक एक करके मैं थोड़ी छोटी प्रतिक्रिया ले लूं कि जो संशोधन बिल लाया गया है इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आप सबकी हैं। तौकीर रजा साहब, सबसे पहले आपसे, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि भाई हम इसको लाए हैं तो पारदर्शिता व्यवस्था होनी चाहिए, पारदर्शी व्यवस्था, या सब कुछ साफ होना चाहिए, असीमित अधिकार हैं उन सबको लेकर ये लाया गया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत अच्छा बिल है। अभी तक इसके पहले जितनी शक्तियां दी गई थी वक्फ बोर्ड को, उस पर एक लगाम लगाने की आवश्यकता थी। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें भेदभाव होती थी, उस पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता थी, जिसको ये लाया गया। 25 से 30 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत ही ये सब चीज़ें की गई है। पहले कभी महिलाओं को कभी मौका नहीं दिया गया। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छी पहल है, इसको स्वागत किया जाना चाहिए। साथ ही साथ गरीबों में, जो मुसलमानों में गरीब और अधिक गरीब, इनको भी कहीं कहीं प्रतिदिन नहीं मिलता था, तो इसको भी एक मौका दिया जा रहा है। ये अपने आप में उपलब्धि है। और इसके साथ साथ कोई बहुत बड़ा ऐसा संशोधन नहीं किया गया है जिसमें कहीं से लगता हो कि किसी अल्पसंख्यक के विरोध में ये सब चीजें की गई है। देखिए, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सारी चीजें लाई गई हैं। और हमेशा देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की है और भय की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की है। वही के पेश करी है, लेकिन हमने ये चीज को बदल कर ये बता दिया कि सबको मौका मिलेगा, सबके साथ साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लोग सही मकसद से इस कानून को लेकर आए हैं, कुछ असीमित अधिकार हो गए थे, पारदर्शिता व्यवस्था में नहीं रही थी, इसलिए लेकर आए। आपकी प्रतिक्रिया फिरोज सिद्दीकी साहब? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में हमेशा बदलाव की, संशोधन की जो है गुंजाइश बनी रहती है। इससे आपत्ति नहीं है कि सरकार कोई चीज़ लाए, लेकिन क्या मुस्लिम तंजीमों से इस मामले में बात की गई? नहीं की गई। किसी मुस्लिम तंजीम से इस मामले में बात नहीं की गई। मुस्लिम स्कॉलर से इस मामले में बात नहीं की गई। ना ही इसका ड्राफ्ट जो है विधेयक पेश होने से पहले सांसदों को दिया गया। और इसमें क्या क्या सरकार बदलाव करना चाहती है, इस मामले को भी लेके सरकार ने कोई खुल के बात नहीं की। तो हमारा सीधा आरोप है कि ये कोई कुछ कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और अल्पसंख्यक मंत्री जो है वो खामोश हैं, उनका पता ही नहीं है वो कहना क्या चाहते हैं। सवाल ये है कि जो भी आप काम करना चाहते पारदर्शिता से करिए। जिस समाज के लिए ये कानून बन रहा है उस समाज से चर्चा करिए और उसके बाद एक लोकतांत्रिक तरीके से इसको पेश किया जाना चाहिए। वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है कि ये जो संपत्ति संशोधन किए जा रहे हैं वक्फ संपत्तियों में, ये वक्फ कानून में, ये कहीं ना कहीं जो है जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का ये ठीक है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सारे पक्षों से इस पर बातचीत करनी चाहिए थी। तौकीर रजा साहब, मैं आपके पास में आ रहा हूं, बाकी सारे मेहमानों को एक बार शामिल कर लूं। तौकीर निजामी साहब, क्या कहेंगे आप? AIMIM की तरफ से हमने तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने सुनी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी इस वक्त सरकार कर रही है। उन्होंने बकायदा बिल्किस बानो का जिक्र भी किया, उन्होंने बकायदा ज़किया जाफरी का जिक्र भी किया और ये कहा कि देश को इसमें भारी आपत्ति है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जुड़े हैं, बताइए। शुक्रिया। देखिए, कहीं ना कहीं चाल और चरित्र और चेहरा, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, भारी विरोध है हम लोगों को इस पर। कहीं ना कहीं इन लोगों ने फिर वो हिंदू मुस्लिम और फिर वाला एंगल लाने की कोशिश की है। मुस्लिम समाज की जितनी भी संपत्तियां हैं
अगर ये बिल इस तरह से आता कि जो भी सरकारी लोग सरकारों ने कब्जा करके रखा हुआ है मुस्लिम की वक्फ संपत्तियों पे, इसको वो खाली करेंगे, वहां से फिर मुस्लिम समाज के लोगों को दिलाएंगे, ये तो हमारा हक अधिकार है। वहां उसको दिलाने की बजाय ये लोग उसको फिर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कहना चाहते हैं कि सीए एनआरसी के जरिए ये हमें देश से बाहर निकालने की साजिश करना चाहते थे। अब ये लाकर ये हमारी देश की जितनी हमारी संपत्तियां हैं उस पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जबकि पूरा देश जानता है, पूरे देश में आप देख लीजिए, मुस्लिम समाज के लोगों ने हमेशा अपने लिए, अपने लोगों के लिए इसको छोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखेंगे ताकि सभी लोगों को बोलने का मौका मिले। तौकीर निजामी साहब का सीधा ये कहना है कि पहले सीएए लाया गया, एनआरसी लाया गया, उसका हम विरोध कर रहे थे और अब हमारी संपत्तियों पर भी सरकार की नजर है। हमारे साथ में हाजी हसन अहमद साहब भी हैं। हाजी हसन अहमद साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या? संशोधन बिल लाया जा रहा है और सरकार ये कह रही है कि जो भी हम अमेंडमेंट्स ला रहे हैं पारदर्शिता के लिए ला रहे हैं, बेहतर व्यवस्था के लिए ला रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? भाई, सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि भारत में सब चंगा सी, सब अच्छा है, सब कुछ तो अच्छा है यहाँ पे, हम विश्व गुरु बन चुके हैं, सब कुछ अच्छा है, तो उसमें तो इनकी तो मर्जी इनके साथ है। रही बात कहने की कि वक्फ बोर्ड में क्या अनियमितताएं थी, तौकीर रजा साहब मैं चाहूंगा कि अगले राउंड में बताएं क्या अनियमितताएं थी जिसके लिए लाना पड़ा। और मैं लखनऊ से हूँ, यहाँ पे औकाफ पे भू माफियाओं का कब्जा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, संज्ञान में लाना चाहता हूँ, भारत सरकार के भी, उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में है। मुहर्रम में मौलाना कल्बे जवाद साहब वहां पे धरना प्रदर्शन की धमकी भी दे चुके कि वक्फ अब्बास बाग में बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं, चारों तरफ सराउंडिंग पे कब्जा है और भूमाफिया बाकायदा धमकी देता है, कुछ नहीं होता। जिस जगह पे अवैध निर्माण पे लोगों के आशियाने अवैध निर्माण बता के उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, वहां पे बुलडोजर खामोश है। मौलाना कल्बे जवाद साहब खुद धमकी दे चुके हैं बार बार कि हम आंदोलन करेंगे और ये करेंगे, उसके बाद भी नहीं। वक्फ बोर्ड में पहले तो हमारे भाई तौकीर साहब को पता ही नहीं कि वक्फ बोर्ड की बॉडी बनती कैसे। ये कह रहे महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। भाई क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि बनते कैसे हैं? आपके 2 मेंबर हैं आपकी सरकार के, आपने उसमें महिला को क्यों नहीं दिया? किसने कहा महिला को प्रतिनिधित्व नहीं है? मैं सैकड़ों वक्फ बोर्ड बता सकता हूं, वक्फ की संपत्तियां जिसमें महिला मुतवल्ली हैं। तौकीर रजा साहब जवाब दीजिएगा, बहुत सारे सवाल आपकी तरफ आए। तौकीर रजा साहब बताइए। देखिए ऐसा है हसन अहमद साहब, एक चीज बता दूं, महिलाओं को अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो कभी वक्फ में दिया नहीं गया। कोई अपनी तरफ से प्रतिनिधि बना दे कोई सरकार, उसकी बात अलग है, लेकिन नियमता नहीं था। मैं जवाब दे रहा हूं, चर्चा साहब के जवाब दे रहा हूं। रही बात जो वक्फ की संपत्तियों को अवैध रूप से कब्जा करके रखे थे, ये वक्फ का मामला था कि वक्फ को उसको निकालना चाहिए था, लेकिन वक्फ में ऐसी शक्तियां होने के बाद, ज्यादा शक्तियां देने के बाद भी कोई देखरेख नहीं थी, कोई कंट्रोलिंग नहीं थी और लोग अपनी वक्फ की संपत्तियों को अवैध रूप से दबा के रखे थे और आज भी दबाए हुए हैं और ये भेदभाव कर रहे थे। अगर कलेक्टरों को इस पर पावर दिया जा रहा है तो अपने आप में उपलब्धि है, आपको मानना पड़ेगा। अगर महिलाओं को अगर दिया जा रहा है महिला सशक्तिकरण के नाम से तो ये बढ़ावा है, बहुत अच्छी बात है। हसन साहब कौन सा चेंजेस ये बताइए? अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अमेंडमेंट लाती है तो आप लोग इतना विरोध क्यों करते हो भाई? अगर वही चीज अभी सीए की बात कर रहे थे, संक्षेप में अपनी बात करता हूँ। तौकीर निजामी साहब बोल रहे थे कि हमेशा ऐसी करते हैं, सीए लाए और सीआरसी लाए। अरे भाई साहब, एनआरसी लाए या सीए लाए, यही सीए लाने वाले थे 1955 में कांग्रेस। जब आप विरोध नहीं करते तो तुक्का चाटते हो और जब हम करते हैं तो आपको बड़ा चाहिए। हाजी हसन साहब बताइए, अमेंडमेंट है प्लीज होगा। प्लीज हाजी हसन साहब बताइए। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है लेकिन कानूनी तौर पर नहीं मिला है। ठीक है, बोलिए 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 भाई। क्या मुतवल्ली गैर कानूनी होता था? उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली गैर कानूनी होता है? ये बताए भाई, इनको कुछ पता ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है। ये इनके उत्तर प्रदेश सरकार के 2 प्रतिनिधि हैं वक्फ बोर्ड में, वो महिलाएं क्यों नहीं बनाई इन्होंने? वहां पे जब मलाई खाना होती है तो अपने किसी चेले को चपाटे को बिठाते, तब महिला सशक्तिकरण याद नहीं आता है। ठीक है निजामी साहब, आपत्ति क्यों है साहब? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अगर 2 महिला सदस्य बनाए जा रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है? ठीक है निजामी साहब, एक सवाल आपसे। ठीक है, अच्छी बात है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अगला विषय निजामी साहब, अगला विषय एक और। आपने चूंकि संपत्तियों का जिक्र किया, आपने ये कहा कि सीए लाया गया, एनआरसी लाया गया, अब हमारी संपत्तियों पर भी नजर है। 2009 में 4 लाख एकड़ की संपत्ति थी वक्फ बोर्ड के पास, देश भर में जितने वक्फ बोर्ड हैं।
पिछले 15 साल के दौरान ये संपत्ति दोगुना हो गई। 8 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, इस 8 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति है। अब ये संपत्ति तो बढ़ रही है और दोगुना हो गई है अभी, और इसको लेकर कहा जाता है क्योंकि असीमित अधिकार दे रखे हैं कि जिस पर उंगली रख दीजिए ये संपत्ति हमारी। अब इसी को लेकर, अधिकारों को लेकर बात हो रही है, तो उस पर आपत्ति हो रही है। बताइए निजामी साहब। देखिए वही एंगल घुमा के आप भी लाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये कि ये देश में, पूरे देश में देख लीजिए ना, जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों पर लगभग केंद्र सरकार, राज्य की सरकारें, इन सब के कब्जे हैं इसके ऊपर। पहले हम चाहते हैं कि वो कब्जे तो छोड़ें, वो ये कहें अपनी नियत चाल चले तो चेहरा ठीक तो करें। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्रवक्ता साहब यहां बैठे हुए हैं, ये फिर अडानी अंबानी को छीन के देना चाहते हैं हमारी संपत्तियां। देखिए आ गए अपनी औकात में, फिर आ गए अडानी अंबानी। अरे साहब आपकी संपत्ति का मामला है, अडानी अंबानी कहां से आ गया भाई? आप लोग ये पूरा क्यों बढ़ाते हो, बता दो नहीं। आप ये चाहते हो कि एंडरसन जैसे विदेशी भगोड़े आ गए और आपके लोगों को कत्लेआम करें और भगा दें आपके राजीव गांधी और आपके अर्जुन सिंह जैसे लोग, आप उनको सपोर्ट करें। यही तो दिखता है कि आप थूक के चाटते हो। आप समझो इस बात को, अमेंडमेंट आना आवश्यकता, अच्छे अमेंडमेंट अगर आते हैं, अच्छे के लिए आता है, स्वागत करना चाहिए। फिरोज सिद्दीकी साहब भी बोलना चाह रहे हैं। निजामी साहब 1 मिनट आपके बगल में बैठे फिरोज सिद्दीकी साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब सबसे बड़ा ये कि क्या सिर्फ इसलिए विरोध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अमेंडमेंट बिल लेकर आई है, देखिए इसलिए विरोध हो रहा है, या वाकई में लगता है कि कुछ वाकई में बुनियादी दिक्कतें हैं तो कौन सी दिक्कतें हैं सिद्दीकी साहब? देखिए ये इनकी मंशा इस बात से स्पष्ट होती है कि ये कह रहे हैं कि अब फिर से इनकी लिस्टिंग की जाएगी संपत्तियों की। तो मतलब ये है कि जिन पे आपको हितेश जी ये और बता दूं, बॉम्बे, अहमदाबाद जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ 200-200, 300-300 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है एक शहर में है वक्फ बोर्ड के पास। एक प्लॉट 300-500 करोड़ के हैं। तो ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी की डीलिस्टिंग करें और हम अपने हिसाब से उनकी डीलिस्टिंग करके उनको बाहर कर दें उन संपत्तियों को। नंबर 1। नंबर 2 बात की असीमित अधिकार है। ये कैसी बातें हो रही हैं देश में भाई? ट्रिब्यूनल बना हुआ है इसका, जो ट्रिब्यूनल में वही सीपीसी चलता है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है वही चलता है जो आम अदालत में चलता है, वही एविडेंस एक्ट चलता है जो आम अदालत में चलता है। उस ट्रिब्यूनल में जो जज होता है वो नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा सिद्दीकी साहब कि हाल ही में एक राज्य के हाईकोर्ट की तरफ से वक्फ की संपत्ति को लेकर सुनवाई के दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी हुई। सुनिए सिद्दीकी साहब, सुनिए सिद्दीकी साहब, हाईकोर्ट की तरफ से देश के एक राज्य के हाईकोर्ट ने ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की संपत्ति की सुनवाई को लेकर। सिद्दीकी साहब सुन लीजिए, उन्होंने टिप्पणी की हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आपकी संपत्ति को लेकर विवाद है। कल को आपने उंगली रख दी ताजमहल के ऊपर, लाल किला के ऊपर, तो क्या लाल किला ताजमहल आपका? ये कोर्ट ने टिप्पणी की है और इसके बाद इस तरह का अमेंडमेंट उसी सबके बीच में आ रहा है, तो उसको किस तरह से लिया जाए, इस सवाल मेरा ये था। अरे ठीक है, ये किसी कोर्ट ने टिप्पणी की है, किस केस में की है, ये मुद्दा अलग है। अगर कोई संपत्ति वक्फ है तो उसका प्रोफार्मा होता है, उसका खसरा खतौनी होती है, ठीक है, और उसका प्रोफार्मा होता है, उसका खसरा चेंज कौन कर रहा है? उसमें तो बल्कि 2 महिला सदस्य बनाकर कलेक्टर को भी साथ में अधिकार देकर उसमें शामिल किया जा रहा है। इसमें गलत क्या है? आपको इतनी आपत्ति क्यों है? अरे साहब, कलेक्टर अगर साथ में आएगा, डीएम अगर साथ में आएगा तो बहुत सारे अधिकार जो हैं उनको मिलेंगे और बेमानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, सारी चीजें प्रेस के साथ, डाटा के साथ उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। पहले मुद्दा आप ऐसा ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। आपको स्वागत करना चाहिए लेकिन आप स्वागत करने को तैयार नहीं। ठीक है, हाजी हसन साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। हसन साहब आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इसमें आप अपनी बात भी रखिएगा हसन साहब। और दूसरा ये कि ये जो एक और प्रावधान है, देखिए एक हमारे प्रधान सेवक के बहुत करीबी मित्र हैं जिनके लिए कहा जाता है कि हम तो हमारे दो की सरकार चल रही है, कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं। उनका जो एक आलिशान महल है जिसका नाम एंटीरिया है, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी, उसकी जमीन, और वो अनाथालय के लिए थी। मामला कोर्ट में है,
केस में है, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। तो उनसे किसी ने वादा किया था कि देखिए आपकी अगर वक्फ बोर्ड की आपके घर की जमीन भी जा रही है, आपने गलत किया, ठीक किया, हम इस वक्फ बोर्ड को ऐसे मिटा देंगे, हम रिलिस्टिंग कराएंगे, उसको निकलवा देंगे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यह तमाशा एक खेल किया जा रहा है। देखिए जिस वक्फ बोर्ड में, जिस ट्रिब्यूनल में इब्राहिम खोजा की जमीन है जिस पर अंबानी का मकान बना हुआ है। देखिए एक और प्रावधान, निजामी साहब एक और प्रावधान जो ये है उसके तहत ये कि करना चाहते आ गया खुल के आ गया कि अडानी अंबानी को देना चाहते हो आप। ठीक है एक और प्रावधान निजामी साहब चलिए। सोच ले आपको गर्द में डाल के रखा है, इसलिए आज तरक्की नहीं कर पाए। इतनी वक्फी संपत्तियां थी, जरा बता दीजिए कितना शिक्षा का अधिकार के तहत या शिक्षा की वहां पर आपने कॉलेज खोल दिया या स्कूल खोल दिया। इतनी संपत्तियां हैं तो आप ये बता दीजिए स्वास्थ्य की कितनी सारी आपने वहां पर हॉस्पिटल खोल दिए। जरा बताइए अगर आपने कोई तरक्की के लिए कोई आगे गुंजाइश नहीं करी, चलिए ठीक है, क्या होगा? यही होगा आप जैसा बता रहे हैं और यही अडानी अंबानी जैसे सोच बना के रखे हैं। ठीक है विरोध में और यही बात बोलते रहेंगे। ठीक है मुझे भी बोलने दीजिए बीच में, क्योंकि आप लोग आपस में सब लोग चर्चा करेंगे तो फिर मेरे यहाँ रहने का मतलब नहीं। ठीक है एक सवाल, हसन साहब 1 मिनट रुकिए, हसन साहब रुकिए, वो बताऊं? ठीक है हसन साहब 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी हसन साहब का ऑडियो कम कीजिएगा प्लीज। ऐसे ही ठीक है तौकीर निजामी साहब सवाल एक और ये कि चूंकि बहुत सारे प्रावधान, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे प्रावधानों पर हम चर्चा करें, किसी एक विषय पर अटके ना रहें। इसमें एक प्रावधान ये भी है कि जितनी भी चीजें हैं अब वो स्थानीय जो कलेक्टर होंगे जिले के, उन जिलों के कलेक्टरों की निगरानी में चीजों को किया जाएगा। बाकी और धर्म की तमाम समाजों की जितनी जगहों पर आपने बोर्ड बने हुए हैं सब कलेक्टर की निगरानी में हैं सिवाय वक्फ बोर्ड के। तो अगर यहां पर कलेक्टर इंटरवीन करते हैं व्यवस्थाओं को पारदर्शिता में लाने के लिए तो इसमें क्या आपत्ति? निजामी साहब बताइएगा अगर, या कोई भी बोलना चाहे इस पर। तो मैं बोलूं जी? हाँ हितेश जी देखिए फिर वहीं के वहीं मैं कहना यही चाहता हूं कि मुंसिफ भी इनका, मजिस्ट्रेट भी इनका, कलेक्टर भी इनका, एसपी भी इनका, सरकार भी इनकी, तो ये फैसला तो वही कराएंगे जो अभी ये करना चाहते हैं। मैंने कहा इनका चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसे तो तौकीर निजामी साहब किसी व्यक्ति पर आपको भरोसा ही नहीं रहेगा देश में। भाई कलेक्टर है, किसी जिले में कलेक्टर है, तो ये किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आप विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है ऐसा लगेगा। ठीक है हाजी हसन साहब बताइए अपनी बात रखिएगा संक्षेप में। हसन साहब संक्षेप में। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से संक्षेप में मुझे मौका दीजिए क्योंकि मैं एग्जाम्पल के साथ, मेरे पास समय की कम आदत है, प्लीज बोलिए। उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ में जहां पे हूं वहां पे हुसैनाबाद एलाइट ट्रस्ट डीएम साहब के अंडर में आता है। हालात देख लीजिए, हुसैनाबाद ने अपनी टीम को भेजी है और कैमरा चलाइए, हर बिल्डिंग गिरी हुई है, हर जगह भ्रष्टाचार है। बड़े इमामबाड़े से करोड़ों रुपए की आमदनी डेली की है और उसके बाद वहां की मस्जिद की हालात देखिए, वो धूल की पट चढ़ी हुई है। ये डीएम के साहब के अंडर में है। भाई चेयरमैन भी तो उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के अंडर में आता है। हाँ। तो फिर आखिर डीएम को बैठाने की इतनी उतावलापन क्यों है? अगर चेयरमैन करप्ट है, ठीक है ये देखिए ऐसी चर्चा है, अंतहीन है, हम लंबे समय तक बैठकर लगातार इस पर बात कर सकते हैं। समय की बाध्यता है। राजा साहब मुझे माफी चाहेंगे, मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, समय मुझे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन कुल मिलाकर जो चर्चा हुई वहां से एक बात समझ में आती है कि जिस तरह से लगातार इस पर विरोध हो रहा है, इन सब के बीच सरकार ने कहा कि हम ला रहे हैं, अच्छी मंशा के साथ में ला रहे हैं और जो कुछ भी चीजें थी गलत थी उनको ठीक करना है और पारदर्शिता लानी है। तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि जो पक्ष इससे प्रभावित हो रहे हैं उनके साथ मिलकर बैठकर चर्चा कर अगर संशोधन लाया जाता तो बेहतर होता। बहरहाल ये बिल आ गया है, अब इसका क्या आगे हश्र होगा ये देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।